हाय गाइस, सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे पीआर नॉलेज सेंटर पर। तो जैसा कि यूपीपीसीएस का तो एग्ज़ाम हो ही चुका है। अब जैसा जिसका रिजल्ट आया बताइएगा। मेंस की भी प्रिपरेशन हम कराएँगे। तो जैसा कि पॉलिटी अब स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे और अगर मेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, वो हम कवर करवाएँगे। तो चलिए उसके साथ ही हमको जिस तरह से करंट अफेयर को देखा, तो हमको यूपीएससी के लिए भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो हम करेंगे विज़न का मैगज़ीन, जिसमें ये है नवंबर का, ठीक है? ये नवंबर 2024 का है, तो नवंबर का हम लोग करेंगे और तो आपको पता ही होगा विज़न में जो है सारे टॉपिक को अलग-अलग तरीके से शो किया जाता है। सारे करंट अफ़ेयर अलग-अलग मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका अ, राज्य व्यवस्था का है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है और ये है इंटरनेशनल रिलेशंस का और उसके बाद है इकोनॉमी एंड सुरक्षा, सिक्योरिटी, उसके बाद एनवायरनमेंट जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है और मैक्सिमम चीज़ें मेंस में जो आती हैं करंट अफेयर बेस्ड ही होती हैं। तो हम नवंबर अभी दिसंबर का तो आया नहीं है, इस तरह से पीछे जाते हुए सारे करंट अफेयर को लगभग 1 डेढ़ साल का कंप्लीट करेंगे। मतलब जनवरी तक कंप्लीट करेंगे, बाकी हर महीने का कंप्लीट होता रहेगा। तो ये सोशल जस्टिस और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, कल्चर का है, एथिक्स का है और स्कीम इन न्यूज़, बाकी प्लेस इन न्यूज़ एंड पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ सब कुछ हम कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या पॉलिटी, ठीक है? जिसमें हम समाजवादी पद्धनिरपेक्ष भारत में संपत्ति का अधिकार और 1 सेकंड और ये राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव है और भारत में नगर निगम और गैर सरकारी संगठन का है, गवर्नेंस और एआई का है। ये सब जो है पॉलिटी जो कि आपके जीएस 2 मेंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, साथ ही साथ आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर। तो ये दिव्यांग व्यक्ति और संक्षिप्त सुर्खियाँ ये सब सारे जितने भी न्यूज़ थे नवंबर के सब यहाँ पर कवर हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो हम पहले चलेंगे कहाँ पर? हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी। तो ये है पॉलिटी और पॉलिटी में पहला न्यूज़ जो है ये है प्रस्तावना में समाजवादी एवं पद्धनिरपेक्ष सब। तो ये न्यूज़ में क्यों था? जैसा कि मेंस में क्या होता है हमको पूरा डिटेल लिखना पड़ता है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए और हमारे पास शब्द होने चाहिए, वोकैब्युलरी होनी चाहिए, जिससे हम उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर सकें। तो जैसे कि अगर मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जो चर्चा का विषय थे वो क्या थे और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये शामिल किए गए थे और क्या मुद्दा था? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो आप किस तरह से इसको रिप्रेज़ेंट करेंगे? जैसे यहाँ पर अगर आप केस के बारे में रिप्रेज़ेंट करेंगे अच्छे तरीके से, जैसे कि सुर्खियों में क्यों था? तो जब मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो उनमें हम करंट के मुद्दे को अगर 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें कि ये न्यूज़ में क्यों था वगैरह, तो हमारा जो आंसर होता है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो ये है डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ 2024 में मामले में 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें आपको पता ही होगा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए थे। तो इनको चुनौतियाँ दी गई जिनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। तो ये क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, इससे संबंधित तथ्यों के बारे में। तो बिल्कुल इसी तरह से हम मेंस में भी लिखेंगे अपनी आंसर राइटिंग को। इन शब्दों को शामिल करने के खिलाफ याचिकाएँ का दायर की गई थी, ये तो पता है। तो आपको पता होगा ये जो पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1975-77 के दौरान शामिल किया गया था और ये लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल का टाइम था इसलिए। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना अपनाने की तारीख, मतलब जब प्रस्तावना को अपनाया गया था संविधान के, तो 26 नवंबर 1949 के समय ये सब मूल प्रस्तावना में शामिल तो था नहीं और इसके अतिरिक्त सब जो संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। मतलब इसके इन्होंने कहा कि ये 26 नवंबर 1949 को तो ये सब शामिल थे नहीं सब, लेकिन बाद में इसको जोड़ना मतलब कि संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। खैर ये कोई बात है नहीं। 22वें संविधान संशोधन के बारे में चलिए नज़र मार लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस यही रहते हैं कि बेसिक जो आप पढ़ते हो तो करंट से रिलेटेड ही करके पूछता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम आपको पता ही होगा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इसके तहत जो है संविधान में प्रस्तावना में 40 अनुच्छेदों और 7 अनुसूची में संशोधन किया, मतलब 7वीं अनुसूची में और 40 अनुच्छेदों में जो है संशोधन किया गया था।
14 नए अनुच्छेद और 2 नए भाग भी इसी टाइम जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना में इसमें कौन क्या 3 शब्द जोड़े गए थे जिसको आप इस्पा कह सकते हो। इस्पा मतलब कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एंड अखंडता। तो और राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। राष्ट्र की एकता पहले था, लेकिन इसकी जगह क्या जोड़ा गया था? राष्ट्र की एकता और अखंडता। और 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें, तो इनमें निम्नलिखित राज्य सूची में समवर्ती सूची तो आपको पता ही होगा, जिसमें समवर्ती सूची जैसे कब क्वेश्चन आता है आपका प्रीलिम्स में शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, भार एवं माप, न्याय का प्रशासन, सभी न्यायालयों का गठन व संगठन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, ये भी शामिल किया गया था आपका 42वें संविधान संशोधन में। और आपातकाल राष्ट्रपति को न केवल पूरे देश में बल्कि देश के किसी भाग में आपातकाल घोषित करने के लिए अधिकृत करने हेतु 352 अनुच्छेद में संशोधन भी किया गया था। पहले अपनी मनमानी से आपातकाल लगवा दिया जाता था, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें हटाई गई थी। नए राज्य के मतलब डीपीएसपी में कुछ चीज़ें शामिल की गई थी, कुछ आर्टिकल्स, तो ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। क्या शामिल किया गया था? अनुच्छेद 39 को शामिल किया गया था। प्रीलिम्स में अगर आपको फर्स्ट दे दे कि कौन-कौन से आर्टिकल जो है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 42nd, तो उसमें शामिल किया गया था। तो ये था 39, 39A और 43 है। तो इसमें क्या है ये भी देख लीजिए। 39 में था बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, और 39A में था न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और 43 में था उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों के कामगारों की भूमिका। इस तरह से आजकल 4 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा इसमें से 1-2 शामिल है, 2-3 शामिल है, इस तरह से दे सकता है, या फिर 1 पेयर शामिल है, 2 पेयर शामिल है, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। और 43 में तो पता चल गया। 48 में है पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार तथा वनों एवं वन्यजीव का संरक्षण। 2 नए भाग जोड़े गए थे कौन से? एक तो था ये 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और एक भाग था ये कौन-सा है? ये है 14A जिसमें कि आपका ट्रिब्यूनल्स प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों कब जोड़े गए थे? 42nd अमेंडमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणियों के बारे में देखें तो रेस्ट्रोस्पेक्टिविटी मतलब पूर्वव्यापीता को खारिज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान को अपनाए जाने की तारीख मतलब कि तारीख के संविधान ने 368 अनुच्छेद के तहत इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति को कम नहीं करती है। 368 के तहत संविधानिक शक्ति मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद में निर्धारित किया जो है प्रक्रिया के अनुसार किसी प्रावधान को जोड़, परिवर्तन या निरस्त करने में संविधान संशोधन कर सकती है। न्यायालय में माना कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का प्रस्तावना तक भी हालांकि संसद की इस शक्ति को मूल ढांचे के उल्लंघन सहित अलग-अलग आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। वहीं पर समाजवादी पंथनिरपेक्ष की परिभाषा अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने दोनों शब्दों को परिभाषित किया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि क्या है, देखिए पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस से पूछ सकता है। भारत के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य ना तो किसी धर्म विशेष का समर्थन करेगा और ना ही अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा ना ही नागरिकों द्वारा किसी धर्म विशेष को मानने, आचरण करने और प्रचार करने को दंडित करेगा। इसके अलावा राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म भी नहीं होगा। आपको एक फेमस केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में जो है पंथ निरपेक्षता को क्या माना? संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना था। वहीं समाजवादी की बात करें तो कल्याणकारी राज्य और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संविधान एक जीवन दस्तावेज है, और समय के साथ भारत में संविधान को एक जीवन चरित्र प्रदान करते हुए इन शब्दों की अपनी व्याख्या विकसित की गई थी। ठीक है, चलिए। और अब चलिए प्रस्तावना और इनमें संशोधन देख लेते हैं कब कब हुआ है। तो प्रस्तावना संविधान के दर्शन की झलक देती है। भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया था, और यह कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लोगों में निहित शक्ति का प्रतीक है ये। और साथ ही बेरुवारी मामला जो कि 1960 में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था, याद रखिएगा। उसके बाद ही केशवानंद भारती मामला, देखिए ये हमेशा ही हर साल किसी न किसी एग्जाम में क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए या वैसे ही आता है, तो काफी ध्यान दीजिएगा। केशवानंद भारती बनाम 1973 प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये माना गया। तो बेरुबारी में तो माना गया था कि हाँ भाई संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस माना गया संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन हो सकता है। फिर एलआईसी ऑफ इंडिया मामला आया था 1995 में, इसमें भी यही माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। चलिए पंथनिरपेक्षता और समाजवाद के बारे में और डिटेल में जानते हैं।
तो पंथनिरपेक्ष जो है भारतीय अवधारणा के अनुसार राज्य धर्म के प्रति तटस्थता एवं सकारात्मक भूमिका की अवधारणा का पालन करता है। इसमें बात करें तो इसमें जुड़े आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और पंथ निरपेक्ष पहलुओं की विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। यह व्यक्तियों, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। पंथनिरपेक्ष की भारतीय अवधारणा धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा से अलग है। पश्चिम अवधारणा में धर्म के मामले में हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन किया गया है। पश्चिम देशों में राज्य धर्म कठोर तरीके से अलग-अलग है तथा व्यक्तिगत अधिकार सर्वोच्च है। वहीं समाजवाद तो इन संबंधों पर ऐसे समाज की स्थापना की परिकल्पना करते हैं जहां व्यक्ति आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में समानता का आनंद प्राप्त करते हैं। समाजवाद का विस्तार जो है विचार काफी हद तक कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का विचार प्रतिपादित किया था और उनका मानना था कि मजदूर वर्ग की हिंसक क्रांति समाज में शोधक मतलब शोषक जो पूंजीपति वर्ग को खत्म कर सकती है। वहीं क्यूबा, चीन, उत्तर कोरिया और साम्यवादी देशों में सरकार उद्योगों में पूर्ण नियंत्रण रखती है और अर्थव्यवस्था को एक केंद्रीय योजना के अनुसार चलाती है। समाजवाद कई प्रकार के होते हैं, एक लोकतांत्रिक समाजवाद, एक विकासवादी समाजवाद, वहीं फैबियन समाजवाद है, एक गिल्ड समाजवाद आदि है। भारत में समाजवाद की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है। इस मॉडल के तहत राज्य जरूरतमंदों का कल्याण सुनिश्चित करता है, जबकि निजी उद्यम रोजगार बढ़ाते हैं और मजबूत आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी करते हैं। इसे काफी हद तक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे प्रख्यात नेताओं ने विचारों द्वारा आकार दिया था, जो लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। ये देखिए पूछा भी गया है कई बार कौन-कौन इसके पक्षधर थे। इन तरीकों में अन्य साम्यवादी देशों में प्रचलित समाजवाद से भिन्न है। यह व्यक्ति और समुदाय के बीच भारी अंतर को खारिज करता है। दोनों एक साथ सुधारने पर केंद्रित हैं। निजी संपत्ति की जो है प्रासंगिकता, इसमें निजी संपत्ति की उपस्थिति के साथ-साथ परिवर्तन लाने में राज्य की शक्तियों पर भी अधिक जोर दिया गया। यह पूंजीवादी का उन्मूलन विश्वास नहीं करता है, बल्कि असमानता को दूर करने पर केंद्रित है। अहिंसा का विचार यह घरेलू राजनीतिक उपायों में हिंसा को खत्म करना चाहता है। लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करें, समाजवाद के सिद्धांतों के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सहअस्तित्व के विचार आधारित है। यह राज्य की अवधारणा में मार्क्सवाद से भिन्न है। ठीक है, तो इतना ही याद रखिए। और अगर इससे रिलेटेड निष्कर्ष आपको लिखना रहे तो आप लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा निर्णय इस विचार पर जोर देता है कि संवैधानिक मूल्यों ने देश की जरूरतों के अनुसार निरंतर विकास दर्शाया है और समाजवाद और पंथनिरपेक्ष जैसे विचार अब लोगों की अच्छी तरह से स्वीकार किए जाते हैं और समझे जाते हैं। इसलिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता के प्रति निष्ठा के साथ ही सतर्कता, समर्पण और चुनौतियों का सामना करने की इच्छा शक्ति हमें समानता मतलब असमानता, जलवायु परिवर्तन जैसे समकालीन समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाएगी। या फिर अपने हिसाब से आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हो। चलिए अब हम दूसरे न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया, मतलब भारत में संपत्ति का अधिकार। तो इसमें क्या मामला था कि प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन बनाम जो है महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की राज्य की शक्तियों को सीमित किया गया। अन्य संबंधित तथ्यों को देखेंगे तो इस निर्णय में कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी 1978 और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य वाद 1983 में दिए गए फैसलों को खारिज कर दिया। इन दोनों मामलों में यह निर्णय दिया गया कि निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है और ये बदलाव भारत में संपत्ति के अधिकारों की कानूनी समझ में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। संपत्ति के अधिकार का बात करें तो मूल स्थिति है प्रारंभ में संपत्ति के अधिकार और अधिग्रहण स्थिति में मुआवजे को संविधान के संशोधन मतलब आपको याद ही होगा 1901 एफ में और 31 के तहत मूल अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। इसमें संविधान में 31 सी को शामिल किया गया और अनुच्छेद 31 सी ने उन कानूनों को संरक्षण प्रदान किया जो डीपीएसपी में 39 बी और 39 सी को अमल में लाने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिनमें 14 से 19 तक तहत प्रदत्त अधिकार भी शामिल हैं। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति में 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था तथा इसे अनुच्छेद 300 एम के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। और भारत साधारण भाषा में अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अपितु एक संवैधानिक अधिकार है। इसको याद रखिए, ये तो याद ही होगा। वहीं हालिया निर्णय और देखेंगे प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो 39 बी का दायरा क्या है?
न्यायालय ने इस पर जोर दिया कि निजी संपत्ति मतलब 39 बी के तहत स्वतः समुदाय की भौतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। और न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधन को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता। और अनुच्छेद 39 बी जो डीपीएसपी भाग 4 का हिस्सा है, इसके अनुसार राज्य को ये प्रयास करना चाहिए कि समुदाय भौतिक संसाधनों का स्वामित्व या नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित के सर्वोत्तम रूप से पूर्ति को। साधारण भाषा में 39 बी डीपीएस मतलब राज्य को निर्देश देता है कि वह समुदाय के सभी संसाधनों जैसे कि जमीन, खदानें, वन, पानी आदि का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह करे कि सभी लोग का भला हो। वहीं संपत्ति का अधिग्रहण अधिकार 39 बी है जो राज्य को संपत्ति के अधिग्रहण की विधायी शक्ति प्रदान नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण करने की संप्रभु शक्ति 7वीं अनुसूची में थर्ड प्रविष्टि 42nd में प्राप्त होता है। बाकी वर्गीकरण मानदंड है, आर्थिक नीति में लचीलापन है, 31st सी की वैधता के बारे में सब चीजें दी गई हैं। चलिए कोर्ट ने क्या कहा ये देखते हैं। सार्वजनिक न्याय सिद्धांत जो कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को भी लागू किया जा सकता है। ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों तक सभी की पहुंच हो और इनका उपयोग लोकहित में किया जाए। इमिनेंट डोमेन की सीमाएं देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण में इमिनेंट डोमेन के सिद्धांत के व्यापक उपयोग पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं माने जा सकते जिन्हें लोक कल्याण के लिए जब्त अधिग्रहित किया जा सके। इमिनेंट डोमेन का सिद्धांत है, यह एक कानूनी सिद्धांत है जो सरकारों की निजी संपत्ति के सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित करने की अनुमति देता है। तो ये याद रखिएगा। और सामाजिक कल्याण और संपत्ति के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है और सभी स्तरों की सरकारें इस शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन संपत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा प्रदान करना अनिवार्य है। इमिनेंट डोमेन में क्या है, सार्वजनिक उपयोग के बारे में है, उचित मुआवजा के बारे में, उचित प्रक्रिया और सरकारी प्राधिकरणों के बारे में है। महत्वपूर्ण कानूनी मामले सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु सरकार 2018 का वाद था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एमिनेंट डोमेन राज्य की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है और राज्य लोकहित के निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है बशर्ते उचित मुआवजा दिया जाए और शक्ति किसी व्यक्ति के आजीविका या सम्मान के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। तो ये सब चीजें हैं, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभाव विधायी और नीतिगत प्रभाव पड़े हैं, आर्थिक सुधार से रिलेटेड और राजनीतिक बहस का मुद्दा बना है और संवैधानिक जांच वगैरह के बारे में है। तो इसमें निष्कर्ष यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 39 बी का स्पष्टता प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित के इस्तेमाल करने के लिए समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय हम जो है हर मामले में अलग-अलग परिस्थिति को ध्यान में रखना होगा और इस निर्णय में समानता और संपत्ति के अधिकारों सहित संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिए सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जबकि एक सेकेंड ओके तो यही चीजें हैं कि समानता और संपत्ति के अधिकारों सहित जो है सिद्धांत को बनाए रखने के लिए सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और जबकि सार्वजनिक न्याय सिद्धांत के माध्यम से जिम्मेदारी पूर्ण संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया है। चलिए तीसरे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये देखते हैं इंटरनल जैसे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र क्या है। तो भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक प्रकार प्रणाली को लागू करने में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा चल रही है। और दलों के आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है ये हम देखते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए ये मेंस में या प्रीलिम्स में ही, तो आप क्या जवाब दोगे। तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ होता है पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाना। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन कर और पार्टी में सभी सदस्यों को समान रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान कर राजनीतिक दल की आंतरिक व्यवस्था संरचना समन्वय को प्रबंधित किया जाता है। इसका सीधा संबंध उस व्यवस्था से जहाँ कि उस पार्टी में उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाता है, जैसे नेता कैसे उभरते हैं, नीतियां कैसे बनाई जाती हैं, फंडिंग कैसे प्राप्त की जाती है। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। तो विकेंद्रीकरण की बात करें तो यह राजनीतिक दल के शीर्ष स्तरीय नेताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले केंद्रीकृत विवेकाधीन
के नियंत्रण को सीमित करता है, साथ ही अलग-अलग स्तरों पर दलों के अधिक से अधिक हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। अपराधीकरण का रोकता है। ये धन और बाहुबल से प्रेरित चुनाव जीतने की क्षमता के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की प्रणालीगत समस्या का समाधान करता है। और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के विश्लेषण के अनुसार 543 नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से 251 मतलब 46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। काफी बड़ी बात है। और प्रतिनिधित्व की बात करें तो नागरिक को राजनीतिक में भाग लेने और चुनाव लड़ने का समान राजनीतिक अवसर प्रदान करता है। और भ्रष्टाचार में कमी। प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी की 2008 की नैतिकता और अभिशासन रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पारदर्शिता और सूचना का मुक्त प्रवाह। जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑन लिबर्टी विचार और चर्चा की स्वतंत्रता के पूर्ण संरक्षण के तर्क प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के लिए उत्तरदायी कारण। तो कानूनी समर्थन का अभाव। राजनीतिक दल के पंजीकरण का एकमात्र प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत किया गया है। ये सभी चुनाव आयोग और ठीक है। देखिए, इसके अलावा 29A के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण और ईसीआई के दिशा निर्देश आवेदन प्रारूप में केवल आंतरिक जवाबदेही के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं और उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये सब मुद्दे हैं। बाकी इसमें आगे जैसे राजनीतिक दल में सुधार के बिना कोई भी चुनाव सुधार प्रभावी नहीं हो सकता है। और चुनाव प्रक्रियाओं और राजनीतिक दलों पर संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए जो है एनसीआरडब्ल्यूसी की रिपोर्ट मतलब राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट। तो आगे की राह में आप जैसे कि जब मेंस की आंसर राइटिंग करते हुए सब बताते हैं कि आगे की राह में क्या कर सकते हैं कि चुनाव के सुधारों में संबंधित सरकार द्वारा गठित की गई समितियों में जैसे तारकुंडे समिति था 1975 का और दिनेश गोस्वामी समिति था 1990 का जो कि चुनाव से रिलेटेड था। इंद्रजीत गुप्ता समिति था 1998 का। तीनों समितियों को याद रखिएगा, क्या पता क्रोनोलॉजी में या वैसे ही करके पूछ ले। तो ये था तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति ने देश में राजनीतिक दलों के कार्य में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया है। और चुनाव सुधार पर विधि आयोग का सिफारिशें हैं 255वीं रिपोर्ट। इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नया अध्यक्ष आईवीसी इस के बारे में बात की गई है और संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। चलिए और उसके बाद अगला न्यूज है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है तो हाल ही में संयुक्त राज्य के अमेरिका के मतलब जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ इलेक्टोरल कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से आयोजित किया गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो कि मेंस में कई बार पूछा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बारे में देखते हैं निर्वाचन मंडल की संरचना कैसी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे नागरिकों द्वारा नहीं किया जाता है और नागरिक इलेक्टोरल कॉलेज के 538 सदस्य यानी इलेक्टर्स निर्वाचक को चुनते हैं। और 538 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल में सीनेट के 100 इलेक्टर्स सदस्य, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए 435 इलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के 3 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। ये इलेक्टर्स के वास्तव में अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। और राज्यों में निर्वाचन की संख्या अलग-अलग होती है। प्रत्येक राज्य को उतने ही निर्वाचक मिलते हैं जितने उनके कांग्रेस में सदस्य या प्रतिनिधि होते हैं और राज्य को उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन की संख्या प्रदान की जाती है। चुनाव के बाद प्रत्येक निर्वाचक एक वोट डालता है। जो उम्मीदवार कुल 538 इलेक्टर्स में से आधे से अधिक मतलब 270 वोट प्राप्त करते हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, आपको पता ही होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और इनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। शासी अधिनियम में तो क्या होता है, प्रत्येक राज्य अपने स्वयं को चुनाव नियम बनाता है
जो अमेरिका की विकेंद्रीकृत प्रणाली को दर्शाता है। और अमेरिका के अलग-अलग राज्य अपनी चुनाव प्रक्रिया की देख-रेख और प्रबंधन करते हैं। और भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 है। और नामांकन प्रक्रिया कैसे होती है? उम्मीदवार प्राइमरीज और कॉन्सेक्स के माध्यम में पार्टी नामांकन सुरक्षित करते हैं अमेरिका में। और वहीं भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। चुनाव पद्धति क्या है? अधिकतर राज्य विनर टेक ऑल दृष्टिकोण का पालन करते हैं। इसके तहत यानी यदि किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को किसी राज्य में बहुमत मिलता है तो उम्मीदवार को उस राज्य को आवंटित सभी इलेक्टोरल वोट प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया राज्य को इलेक्टोरल कॉलेज से 54 इलेक्टर्स आवंटित हैं। यदि उस राज्य में किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट को प्राप्त होता है तो उसे 54 इलेक्टर्स मिल जाते हैं, मतलब पूरे मिल जाते हैं। हालांकि मेन और नेब्रास्का राज्यों में यह प्रणाली थोड़ी अलग है। यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है और उम्मीदवार पॉपुलर वोट में जीत के बिना राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। उदाहरण के लिए 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे यहाँ पे। एकल संक्रमणी मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा चुनाव संपन्न होता है और राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है अपने भारत में। और जीतने के जो है लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए वोट का लगभग 50% +1 हासिल होना चाहिए, मतलब करता है। मतगणना की बात करें तो मतदान प्रक्रिया पूरी होने में बहुत अधिक समय लगता है। कागजी मतपत्र को घर से मेल इन वोट, मतलब कि भारतीय डाक मतपत्रों की तरह गिनने में काफी समय लगता है। और यहीं भारत में मतपत्रों की गणना में अधिक समय नहीं लगता है। और चुनाव कब आयोजित होता है? अमेरिका में 4 वर्ष में निश्चित समय पर और भारत में 5 वर्ष पर। और रनिंग मेट में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक संभावित साथी, मतलब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनता है यहाँ पर अमेरिका में। और भारत में भारत के उपराष्ट्रपति के लिए अलग से चुनाव होता है। चलिए यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया का क्या न्यूज है ये देखते हैं। तो हाल ही में जो है आरबीआई ने नगर निगमों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत अवसर को चुनौतियां हैं रिपोर्ट जारी की। भारत में नगर पालिकाओं की संरचना देखेंगे तो भारत में 40 करोड़ से अधिक लोग जो है शहरों में रहते हैं और इसमें 2050 से 80 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि शहर में केवल 3% भू क्षेत्र को कवर करते हैं ये। फिर भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान इनका है। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में स्थानीय शासन औपचारिक रूप दिया गया और स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। स्थानीय सरकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची को 18 विषयों को शामिल किया गया जिन्हें राज्य सरकार नगर पालिकाओं को सौंप सकती है। इसमें शहरी योजना निर्माण, भूमि उपयोग, विनियमन, निर्माण आदि विषय शामिल है। राजस्व एवं राजकोषीय शक्तियां हैं 273 एक्स। इसके तहत राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वह शहरी स्थानीय निकायों को कर, शुल्क या फीस लगाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। साथ ही वह राज्य सरकार कुछ राजस्व स्रोतों को उनको सौंप सकती है। और 243 वाई में क्या है? तो इसमें वित्त आयोग एफसीएस को और कर और अनुदानों के वितरण की समीक्षा करने व सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपती है। स्वयं के स्रोत हैं कर, राजस्व, संपत्ति कर, जल उपयोग कर आदि है। और गैर कर राजस्व में उपयोगिता शुल्क, विकास शुल्क आदि है। और अन्य प्राप्तियां में लीज देने पर प्राप्त किराया और अपशिष्ट की बिक्री आदि है। सौंपे गए साझा राजस्व क्या है? मनोरंजन पर, व्यवसायिक आदि इनके द्वारा ये अपना वसूलते हैं। मनोरंजन कर पर जीएसटी शामिल कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित मनोरंजन कर जीएसटी से बाहर रखा गया है। अनुदान सहायता में केंद्रीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हस्तांतरण, स्वच्छ भारत मिशन व अमृत जैसे कार्यक्रमों का जो है तहत अनुदान आदि है। और उधारी है, संबंधित राज्य केंद्र सरकार बैंक ऋण ले सकती है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बिंदुओं पर एक नजर डालें तो कम राजस्व संग्रहण है और केंद्र सरकार का राजस्व संग्रहण जो है 9.2% है और राज्य सरकारों का 14.6 है। इसमें शहरी विकास के लिए फंड की कमी हो रही है। नगर निगमों की आय में कर राजस्व है 30% और इसके बाद अनुदान अंशदान की सब्सिडी है 24.9% तथा शुल्क एवं उपयोगकर्ता का शुल्क जो है 20.2% का स्थान रखता है। इसके अलावा कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार 18 राज्यों में नगर निगम अपनी संपत्ति कर मांग का केवल 56% ही वसूल पाते हैं। चलिए, केंद्र और संबंधित राज्य में वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता है और वहीं नगर पालिका के उधार में वृद्धि है। 2019 और 20 में लगभग 2,886 करोड़ रुपए से
जो है 2023-24 में 13,364 करोड़ हो गई है और ये कुल प्राप्तियों की 1.9% से बढ़कर 5.2% हो गई है। नगरपालिका बॉन्ड, यह बॉन्ड बाजार अभी अविकसित है। इसका कुल मूल्य है 4,204 करोड़ रुपए है और यह मूल्य कॉर्पोरेट बॉन्ड का 0.09% है। अधिकांश नगरपालिका बॉन्ड धारक निजी निवेशक और संस्थाएं हैं। इनमें निवेशक की भागीदारी सीमित हो जाती है, ठीक है? और वहीं भारत में नगर निगमों के समझ मुद्दे क्या हैं? जैसे वित्तीय चुनौती में है, स्टेट फाइनेंस की सिफारिशों तथा तंत्र कार्यान्वयन है। उदाहरण के लिए जैसे कि इसमें 2015 में गठित हुआ था ये, लेकिन इसके अध्यक्ष व सदस्यों का चयन 2018 में किया गया। भारतीय शहरों में कम अन्वेषण क्षमता है, जैसे कैग की रिपोर्ट के अनुसार 18 राज्यों में केवल 11 राज्यों के शहरी स्थानीय स्वशासन उन्हें आवंटित किए गए फंड का केवल 61% ही उपयोग किया गया। गवर्नेंस संबंधित चुनौतियां जिसमें शक्तियों के सीमित हस्तांतरण है और राज्य चुनाव आयोग है जिसमें राज्य चुनाव आयोग को पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं किया गया है। जैसे कि बेंगलुरु महानगर पालिका की बात करें तो 2020 से अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। इस तरह की घटनाओं में स्थानीय शासन बाधित होता है। मानव संसाधन की बात करें, जैसे कैग की रिपोर्ट के अनुसार 18 राज्यों में 37% पद रिक्त हैं। वहीं शहरी योजना निर्माण और सेवा वितरण की बात करें तो कैग के अनुसार नगर पालिकाओं के व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 29% शहरी विकसित खर्च नहीं किया जाता है, जिसके अवसंरचना में निवेश सीमित हो जाता है। आगे की राह में क्या कर सकते हैं? स्वयं के स्रोत से राजस्व बढ़ाएं, जैसे संपत्ति कर लगा के, और जैसे कि जैसे जीआईसी मैपिंग और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहिए। गैर कर राजस्व में जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क समायोजित करना चाहिए। समय पर हस्तांतरण, मुद्रास्फीति और शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट फार्मूले के आधार पर राज्य सरकार से प्रत्यक्ष पूर्वानुमानित वित्त का हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य वित्त आयोग को नियमित रूप से गठित करना चाहिए और वित्त पोषण का विविधीकरण, इसमें पूंजीगत निवेश के लिए नगरपालिका बॉन्ड और वित्त पोषण के नवीन स्रोतों की संभावना तलाशनी चाहिए। पारदर्शिता थोड़ी सुनिश्चित करनी चाहिए, मानव संसाधन पर ध्यान देना चाहिए, ये सब चीजें हैं। और चलिए अगला न्यूज है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ से, जो कि आपके जीएस 2 का ही पार्ट है। तो ये गृह मंत्रालय में विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत पंजीकृत सभी गैर सरकारी संगठनों को अपने प्रमुख पदाधिकारियों के और सदस्यों के किसी भी बदलाव की सूचना देने का निर्देश दिया गया। चलिए क्या है इसमें है, गृह मंत्रालय का यह आदेश एनजीओ में भी लागू होता है, जिसका पिछला एफसीआरए लाइसेंस का आवेदन अभी भी लंबित प्रक्रिया में है। चलिए एनजीओ क्या है और इसके बारे में जानते हैं। तो एनजीओ एक गैर लाभकारी संगठन समूह संस्थान है। यह सरकार से अलग स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और इसमें मानवीय या विकासात्मक होते हैं। ये मतलब जो काम करते हैं, आपको एनजीओ पता ही होगा, काम सोसाइटी के लिए करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं। तो एनजीओ का गठन निम्नलिखित अधिनियमों के तहत किया गया। तो इसका सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम था 1860 के तहत ये पंजीकृत है। और ट्रस्ट है, निजी ट्रस्ट केंद्र सरकार और भारतीय न्याय अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत होते हैं। सार्वजनिक ट्रस्ट है, जिसमें संबंधित राज्य के न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। वहीं चैरिटेबल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत ये होते हैं। और बात करें वहीं गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के बारे में, तो संवैधानिक प्रावधान है 7वीं अनुसूची में, जिसमें ट्रस्ट और चैरिटी धर्मार्थ संस्थान समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। वहीं 19(1)(c) है, जिसमें एसोसिएशन यानी संघ में संघ बनाने के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 का एफसीआरए के तहत गैर सरकारी संगठनों का विनियमन है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाएं क्या है? गवर्नेंस में है, लोकतंत्र और गवर्नेंस को मजबूत बनाते हैं ये, और सरकारी प्रयासों को पूरा करते हैं, जैसे कि अक्षय पात्र फाउंडेशन भारत में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए संचालित पीएम पोषण पहल का कार्यान्वयन कर रहा है। वही सामाजिक उत्थान में भी सुधार ये लोग करते हैं, जैसे मानव अधिकारों की रक्षा करना, बचपन बचाओ आंदोलन, बच्चों के शोषण के बचाने के दिशा निर्देश में कार्य करते हैं ये। महिला सशक्तिकरण में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं प्रशिक्षण, वित्तीय और सेवाएं और कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। हाशिए पर मौजूद कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व ये भी करते हैं, जैसे नाज फाउंडेशन है, जो एचआईवी और एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को पलवाहा या फिर एलजीबीटी QIA+ समुदायों के अधिकारों के लिए काम ये लोग करते हैं। बाकी गरीबी उन्मूलन के लिए भी एनजीओ काम करते हैं, जैसे एनजीओ गुंज है।
और मानव संसाधन विकास में शिक्षा और क्षमता के काम करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार के लिए मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स भारत में तपेदिक, एचआईवी और अन्य संक्रमण रोगों आदि के लिए कार्यक्रम चलाता है। अन्य की बात करें तो अनुसंधान विकास है जो कि जिसका उदाहरण है ऑक्सफैम, और विरासत का संरक्षण है जिसमें इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है। पर्यावरण समर्थन के लिए है आपका वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एनजीओ को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है? वित्त पोषण का प्रावधान है जिसमें एनजीओ के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वधार, उज्ज्वला जैसे कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश स्वशासन को धन प्रदान करती है। संस्कृति मंत्रालय योजनाएं अलग-अलग योजनाएं जैसे कि सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान, राष्ट्रीय उपस्थिति और मतलब सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। एनजीओ संबंधित चुनौतियां क्या है? कार्यात्मक चुनौती है जिसमें संभावित दाता संचालित एजेंडा जो है स्थानीय संदर्भों के रूप में नहीं है, जैसे कि लिंग निर्धारण तकनीक को पेश करने में एनजीओ का कथित भूमिका सामने आई है। वहीं आर्थिक और सामरिक पहलों में संभावित हस्तक्षेप है जैसे कि कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कुछ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के कारण काफी विरोध का सामना करना पड़ा। आतंकवाद, कट्टरपंथ आदि के संदर्भ में विदेशी अंशदान के दुरुपयोगिता के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हैं। विनियामक कानूनी चुनौतियां हैं जिसमें विदेश से धन प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के सख्त प्रावधान है, और वहीं संभावित वित्तीय कुप्रबंधन भी है, और प्रभावित परिचालित संबंधी मुद्दे भी हैं जैसे दानदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता, खराब स्वयंसेवी सहभागिता, ये सब चीजें भी हैं। सुधार के लिए सिफारिशें हैं विजय कुमार समिति 2017 की। इसमें विनियमन के संदर्भ में लचीला दृष्टिकोण रखने की बात की गई, और आधुनिक पंजीकरण प्रक्रियाएं जैसे एनजीओस को आयकर अधिनियम एफसीआरए के तहत नियमों के पालन के लिए सरल एवं आधुनिक पंजीकरण प्रक्रिया सुविधा दी जानी चाहिए। एक नोडल निकाय की स्थापना की जाए, इसके लिए ये सब इनके विजय कुमार समिति में सिफारिशें की गई थी। और एनजीओस के लिए व्यापक मान्यता और लेखा परीक्षा ढांचा विकसित किया जाना चाहिए, और खोजने योग्य डेटाबेस, सभी एनजीओस का खोजने योग्य डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए जिसमें पारदर्शिता को बढ़ोतरी होगी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी की सिफारिश के बारे में देखें तो विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, मतलब सीआर का, और इसमें स्वैच्छिक संचालन की सुरक्षा के लिए विधायी नियमों और संतुलित और स्पष्ट ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, सब सिफारिशें थी। अब चलिए गवर्नेंस का न्यूज है। एआई क्या है ये? गवर्नेंस और एआई। तो हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल डेटा बैंक शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स और डेवलपमेंट के स्केलेबल एआई संसाधनों के लिए विविध समृद्ध डेटाबेस उपलब्ध कराना। तो इसमें सैटेलाइट, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से प्राप्त डेटा का रियल टाइम विश्लेषण प्रदान करेगा ये, और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और यह डेटा बैंक, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा के पूर्वानुमान हेतु डेटा विश्लेषण में एआई का उपयोग करने के लिए भारत के लक्ष्य के रूप में कार्य करेगा। जिसमें भारत ने कुछ वर्षों में जो है प्रौद्योगिकी संचालित गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्वयं को एक वैश्विक लीडर के रूप में माना है। तो ये सब चीजें हैं, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सब मतलब हेल्प कर सकता है। भारत में गवर्नेंस को नया रूप देने में एआई की क्षमता क्या है? जैसे कुशल सेवा वितरण में हेल्प करेगा, शिक्षा में लर्निंग स्किल को बढ़ाने में, ये सब चीज़ों में हेल्पफुल होगा। एनसीईआरटी एंड नॉरर मतलब नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, रिपोजिटरी में उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के साथ टैग करने के लिए 31 मेटा डेटा एलिमेंट्स एक सेट सूचीबद्ध किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एआई से रिलेटेड, आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ये न्यूज क्या है? तो इसमें हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2016 में ग्रामीण भारत में 95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया है। तो अन्य संबंधित तथ्य देखेंगे तो ये डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम सॉरी कार्यक्रम के कारण प्राप्त की जा सकती है, और इसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रीय स्तर पर कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण 68.2% के स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही 87% उप पंजीयन कार्यालयों को भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत किया गया है। DLRM के तहत प्रमुख पहले क्या है? तो विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या है, और यह भूमि आधार 14 अंक की पहचान संख्या इसमें है, और नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। ये कोड एकीकरण है। भूमि अभिलेखों का भाषा में अनुवाद है, और भूमि सम्मान है, इसमें सब कुछ चीजें।
और इसमें डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्या है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में हुई थी। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को नया रूप देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और संबंधित मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो है भूमि संसाधन विभाग के तहत केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना जो है ये है और इस योजना की कार्यविधि जो है 2021 से 22 तक बढ़ाकर 2025-26 कर दी गई है। इसमें 2 घटक शामिल किए गए हैं। एक देश के सभी राजस्व न्यायालय का कंप्यूटरीकरण करना और भूमि अभिलेखों के साथ उनका एकीकरण करना है और सहमति के आधार पर संख्या को अधिकार अभिलेखों से जोड़ना, ये सब चीजें हैं। भूमि अभिलेखों के डिजिटीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सामाजिक आर्थिक प्रासंगिकता के लिए, भूमि स्वामित्व विवाद के लिए जिसमें भारत में 60% से अधिक मुकदमे भूमि से संबंधित हैं, अकुशल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए और अप्रचलित मानचित्रण के लिए और लक्षित सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए है। जैसे कि पीएम किसान योजना के माध्यम से सरकार सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है और राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए बुनियादी अवसंरचना का विकास के लिए है। भूमि डिजिटलीकरण में मौजूद चुनौतियां क्या है? एक अनुमानित भू स्वामित्व संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के आधार पर है और इस संपत्ति का वास्तविक लेन-देन भी स्वामित्व की गारंटी नहीं देता है क्योंकि इस तरह के लेन-देन को चुनौती दी जा सकती है। विभागों को अलग-अलग दृष्टिकोण जिसमें भू स्वामित्व अलग-अलग विभागों द्वारा बनाए गए दस्तावेजों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इससे जो है भू स्वामित्व संबंधी रिकॉर्डों तक पहुंच बोझिल हो जाती है, जैसे कि बिक्री विलेख पंजीकरण विभाग में संग्रहित किए जाते हैं और नक्शे सर्वेक्षण विभाग के संग्रहित किए जाते हैं और संपत्ति पर रसीदें राजस्व विभाग के पास होती हैं। पंजीकरण से संबंधित कानूनी प्रावधान है और ये सब चीजें ये सब देख लीजिएगा। आगे की राह में क्या कर सकते हैं? निर्णायक भू स्वामित्व, मतलब कि निर्णायक भू स्वामित्व और स्वामित्व की राज्य द्वारा गारंटी प्रणाली की ओर बढ़ावा चाहिए और ये भूमि रिकॉर्ड की पारदर्शिता सटीकता में सुधार करने में सहायता करेगा। नीति आयोग द्वारा मॉडल निर्णायक भू राजस्व मतलब स्वामित्व अधिनियम 2020 इस संबंध में राज्य को भू स्वामित्व के संबंध में जो है कानून बनाने में सहायता कर सकते हैं। कानूनी सुधार कर सकते हैं हम, तकनीकी एकीकरण और प्रशिक्षण जागरूकता बढ़ा के आगे के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये क्या है? ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि एक है राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों की सार्वजनिक स्थलों और सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य नियम बनाए। तो निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो जो है नालसा आर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल को भी लागू करने का प्रयास करता है। तो दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के तहत दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी में रुकावट पैदा करने वाली सामाजिक बाधाओं को समाप्त करने और उनके समावेशन और समानता के लिए सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बाकी ये इतना देख लीजिएगा। दिव्यांगजनों के हितों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या-क्या है प्रस्तावना में? इसमें मूल अधिकार है 14 जिसमें सार्वजनिक स्थलों, सेवाओं और सूचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 19 है जिसमें निर्बाध आवाजाही और व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 है गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है और डीपीएसपी है जिसमें 41 है जो बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, दिव्यांगता आदि स्थिति में सार्वजनिक सहायता के कारगर उपाय करता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी ग्रामीण अनुसूची और ग्रामीण अनुसूची इसमें है। ग्रामीण अनुसूची में दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण 243 जी और प्रविष्टि 26 है। 12वीं अनुसूची में दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों सहित कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना 243 डब्ल्यू की प्रविष्टि 9 है। दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामने की जाने वाली चुनौतियां हैं। मनोवृत्ति संबंधी बाधाएं हैं, सामाजिक बाधाएं हैं, परिवहन संबंधी बाधाएं हैं, भौतिक बाधाएं हैं, संचार संबंधी बाधाएं हैं, नीति और कार्यक्रम संबंधी बाधाएं हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शुरू की गई पहले हैं, याद रखिएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है और उसके बाद है दिव्यांग की जो है एक सेकेंड चलिए ठीक है। तो दिव्यांग के कल्याण के लिए शुरुआत की गई पहले हैं जिसमें एक सेकेंड
ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है और दिव्यांग की मान्यता है, यह 21 श्रेणियों की मान्यता देता है। वैधानिक आयोग की स्थापना है जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद है और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना है जिसमें राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम है और सुगम्य भारत अभियान है और राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति है 2006 की, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समाज में समावेशिता करने के लिए विशिष्ट उपायों और रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है। दिव्यांगजन के कल्याण के लिए उठाए जाने वाले कदम है मुख्यधारा की सभी नीतियां, प्रणालियां और सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाना, दिव्यांगजनों के विशिष्ट कार्यक्रमों और सेवाओं का निवेश करना, जैसे कि व्हील चेयर, श्रवण यंत्र और सफेद छड़ियां जैसे सहायक तकनीकी के साथ पुनर्वास दिव्यांगजनों की कार्य क्षमता, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। सहभागी दृष्टिकोण है, नीतियां, कानूनी और सेवाओं को तैयार करने व लागू करने में दिव्यांगजनों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए हमारे बिना हमारे बारे में कुछ भी नहीं सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। मानव संसाधन क्षमता में सुधार करना करना चाहिए और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब करनी चाहिए। चलिए न्यूज़ इन शॉर्ट में देखते हैं, शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक, जिसमें ग्रीवेनेंस एंड रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स है, जो कि हाल ही में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक 2023 जारी किया है। इस अवधारणा में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर जो है DARPG ने शुरू किया है। यह 4 आयामों और 11 संकेतकों पर केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों द्वारा अपनाए गए शिकायत निवारण तंत्र का आकलन करता है और इसके 4 आयाम हैं दक्षता, फीडबैक, डोमेन और संगठनात्मक प्रतिबद्धता। उद्देश्य है अलग-अलग संगठनों में शिकायत निवारण तंत्र के सबल, पक्ष एवं सुधार वाले क्षेत्रों का रेखांकित करना। रैंकिंग की बात करें तो कृषि और किसान कल्याण विभाग सबसे ऊपर है। इसके बाद पदस्थापन विभाग है जो ग्रुप ए के बारे में। वहीं है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ किया गया। इस एप्लीकेशन में भारत के रजिस्टर और जनरल और जनगणना आयोग के कार्यालय में विकसित किया गया है। और इस ऐप की मदद से पंजीकरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। CRS की बात करें तो ये व्यक्ति के जीवन में जुड़ी मुख्य घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु और मृत बच्चे के जन्म तथा संबंधित विवरणों को दर्ज करने हेतु एक एकीकृत प्रणाली है। इसमें इन घटनाओं और विवरणों का निरंतर और अस्थायी रूप से पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार सभी जन्म और मृत्यु को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया जाना चाहिए। आगे की बात करें तो इसमें है लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, ऐसा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इस निर्णय कठोर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा स्थापित करता है। साथ ही PMLA संबंधी अभियोजन में जवाबदेही एक स्तर जोड़ता है। ये सब चीजें हैं और भारत में जेलों पर रिपोर्ट है जिसमें राष्ट्रपति ने भारतीय जेल में जेल के मैनुअल मैपिंग और सुधार तथा कैदियों की संख्या कम करने के उपाय रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट की शोध शाखा सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट भारत की जेल प्रणाली की जटिलताओं को उजागर करने का प्रयास करती है। इसमें प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों की दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु एक नज़र में डालें तो रूढ़िवादिता है, जेल मैनुअल में आवश्यक सफाई और मैला साफ करने के कार्य को हीन या अपमानजनक माना जाता है और श्रम के संबंध में एक पदानुक्रमित दृष्टिकोण को बनाए रखता है। जमानत आवेदनों की अस्वीकृति दर उच्च है और न्यायालय ने 32.3% और मजिस्ट्रेट न्यायालयों में 60.2% जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिए हैं। ये सब चीजें हैं। जेल सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए जैसे प्रिजन्स। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। ये जेल और कैदियों के प्रबंध में संबंधित सभी गतिविधियों को एकीकृत करने में केंद्रित है और मॉडल जेल सुधार अधिनियम 2023 है। इसमें जो है 2023 का है। इसमें कैदियों को जेल में छुट्टी देने की शर्त के रूप में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रौद्योगिकी उपयोग का प्रावधान किया है
और सुप्रीम कोर्ट की फास्टर जो है ये प्रणाली, इसमें अदालतों से जेल तक जमानत आदेश के पहुँचने वाले सभी देरी को कम किया गया है। और यह 91वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपको पता ही होगा ये कौन है। द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को पद की शपथ दिलाई। और सीजीआई नियुक्ति के बारे में जाने तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को निर्वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर सीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया है। 1964, 1973, 1977 का उल्लंघन किया गया है हालांकि इस परंपरा का। और इस संबंध में केंद्रीय विधि और न्याय कार्य मंत्री सिफारिश मांगते हैं, जिससे फिर प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। अंत में प्रधानमंत्री सीजीआई की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और संविधान के 124 क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर वो बने रहेंगे। कॉलेजियम के बारे में जाने तो न्यायिक नियुक्ति कॉलेजियम में सिफारिश पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 से 217 के तहत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम जो है, जिसमें कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश गठित होते हैं। अपनी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट को भेजता है। फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सीजीआई और उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। सीजीआई की भूमिका क्या होती है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद मामले में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सीजीआई न्यायपालिका का प्रमुख होता है और एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। हालांकि सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में तुलना में कोई उच्चतर न्याय के प्राधिकार नहीं प्राप्त है। मास्टर ऑफ द रोस्टर केसों की सुनवाई के लिए पीठ का गठन सीजीआई का अनन्य अधिकार है। कॉलेजियम का प्रमुख सीजीआई उच्चतर न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम का प्रमुख होता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत सीजीआई या उसके द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट का जो है अन्य न्यायाधीश का अधिकारी करेगा। ठीक है। और उसके बाद अगला न्यूज है इंटर स्टेट काउंसिल का। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में बात करते एक मंच है। केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के साथ समन्वय एवं सहयोग करती हैं और इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 1990 में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 263 तहत की गई थी। संरचना की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। चलिए अगला लास्ट न्यूज है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की पीठ ने 4-3 से बहुमत से ए सजीद बादशाह बनाम भारत संघवाद 1967 के अपने फैसले को पलटा है। 1967 में निर्णय में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसे एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एज अजीज बादशाह बनाम भारत संघवाद 1967 में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ना तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था और ना ही इसका संचालन मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा किया गया जाता है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे एएमओ अधिनियम 1920 के तहत स्थापित किया गया था, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहत। और हालांकि बाद में जो है संसद ने इसमें 1981 के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया था। हालांकि हाई कोर्ट मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में एमओ के अल्पसंख्यक दर्जे को रद्द कर दिया था और इस निर्णय को 2019 सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले में स्थापित सिद्धांतों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत एमओ के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को नियमित पीठ के पास भेज दिया। इस निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो यह साबित किया करने के लिए कि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, इसके लिए उसके प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण होना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट को संस्थान की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए और संस्थान की स्थापना करने वाले मंशा की पहचान करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इस संस्था की स्थापना किसने की। किसी संस्थान का अल्पसंख्यक का दर्जा केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है कि इसकी स्थापना किसी कानून द्वारा या विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था।
जो समुदाय संविधान के लागू होने से पहले अल्पसंख्यक नहीं थे, वे भी स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थानों के लिए अनुच्छेद 30 क्लॉज़ 1 के तहत संरक्षण के हकदार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बाकी ये पॉलिटी का पूरा न्यूज़ कंप्लीट होता है। कैसा लगा न्यूज़? और कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये आप और टेस्ट डेली कराए जाते हैं यूपीएससी का, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको टेस्ट के पीडीएफ भी मिल जाएँगे और मैगज़ीन की भी पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट होते ही। और बाकी लेक्चर तो मिल ही रहे हैं। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।